Hello everyone, welcome back to Gyan Board. I am Gopal Garg, your maths teacher and we were studying exercise 3.2. आज हम exercise 3.2 में क्या पढ़ने वाले हैं? हम पढ़ेंगे solution of a pair of linear equation based on the comparison of ratios of coefficients. हमने pair of linear equation देखी थी, उनके solution देखे थे। तीन केस बने थे, या तो कोई एक solution था fixed, या infinite solution होते हैं, या फिर कोई भी solution नहीं होता। तो इन बातों को, तीनों बात, या तो एक सोल्यूशन होगा या इनफाइनाइट होंगे या एक भी सोल्यूशन नहीं होगा, दोनों पेयर का जो इक्वेशन दो हैं उसको हम किसके बेस पर, कॉफिशिएंट जो होते हैं, जैसे यहाँ x का a1 कॉफिशिएंट्स है, y का b1 और c1 कांस्टेंट हो गया। ऐसी दूसरी इक्वेशन में x का a2, y का b2 और c2 कांस्टेंट, इनका हम रेशो निकालते हैं और उन रेशो में कोई रिलेशन चेक करते हैं। उसके बेस पर हम ये बात पहले ही देख लेते हैं कि कोई जो पेयर गिवन है, जैसे ये पेयर है, दो इक्वेशन गिवन होंगी, उनका सॉल्यूशन आएगा या नहीं आएगा, या बहुत सारे इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएंगे। तो देखिए हम इस चीज़ को कैसे चेक करते हैं। तो ये आपके सामने जनरल फॉर्म लिखी हुई है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की। एक इक्वेशन ये हो गई, दूसरी ये हो गई। यहाँ ये a1 a2 कोफिशिएंट x के हो गए दोनों इक्वेशन में, b1 b2 y के हो गए, c1 c2 कांस्टेंट हो गया। जैसे आपको इक्वेशन दी जाती है 5x + 6y = 10 और एक दे दे आपको 2x + 8y = 7। तो यहाँ आप पहले क्या करेंगे, इधर 0 बनाएंगे तो इसको यहाँ लाएंगे, या तो यहीं गिवन होगा वो +10 = 0 दे दे, नहीं गिवन है तो आप कांस्टेंट को LHS में लाएंगे और क्या बन जाएगी पहली इक्वेशन 5x + 6y - 10 = 0 और दूसरी क्या बनेगी 2x + 8y - 7 = 0। तो यहाँ ये इक्वेशन इससे कंपेयर करें तो a1 की जगह 5 आ गया, b1 की जगह 6 आ गया, c1 की जगह -10 आ गया। यहाँ प्लस है, आप माइनस को कंसीडर करेंगे। ऐसी a2 की जगह 2 आ गया, b2 की जगह 8 आया और c2 की जगह -7 आया। तो इस तरह ये इक्वेशन की आपको जनरल फॉर्म गिवन है। अब देखो, जब भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन देगा तो तीन केस बन सकते हैं। एक तो कोई सोल्यूशन नहीं हो, एक सोल्यूशन हो और एक इनफाइनाइट सोल्यूशन हो। तीनों केसेस में क्या क्या होता है देखिए। पहले आप जब इक्वेशन गिवन हो तो आप यहाँ से a1/a2 निकालेंगे। ये जो यहाँ लिखी रहेंगी डिजिट्स x के कोफिशिएंट्स, आप निकालेंगे a1/a2। फिर आप ऐसे ही सेम b1/b2 निकालेंगे। पहले a1/a2, c1/c2 अभी आप नहीं निकालेंगे, पहले इन दोनों को चेक करेंगे। ये जो रेशो आया है, अभी कोफिशिएंट्स ऑफ रेशो का कोफिशिएंट्स का ही तो रेशो हो गया है। ये कोफिशिएंट्स है, इनका रेशो बना दिया, ये y के कोफिशिएंट्स का रेशो। इन रेशो को आप चेक करेंगे, अगर ये इक्वल नहीं आते, जैसे मान लो ये आ जाता है 1/3 और ये आ जाता है 2/5, तो ये दोनों इक्वल नहीं है, तो आप यहीं रुक जाएंगे, आपको c1/c2 चेक करने की तब जरूरत नहीं है। तो जब ऐसा हो जाएगा कि a1/a2 ही b1/b2 से डिफरेंट हो जाएगा, दोनों इक्वल नहीं आएंगे, तो आपकी इस इक्वेशन के लिए क्या कंडीशन बनती है। तो ये जो इक्वेशन है, इक्वेशन विल हैव, पेयर ऑफ इक्वेशन लिख सकते हैं आप, है ना, पेयर ऑफ इक्वेशन विल हैव ओनली वन सॉल्यूशन। अगर ऐसा हो गया a1/a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1/b2 हुआ, तो जो इक्वेशन पेयर इक्वेशन है उसका सिर्फ और सिर्फ एक सॉल्यूशन होगा। अच्छा, एक बात तो ये ऐसे पूछ लेता है सॉल्यूशन। दूसरी बात ये पूछता है कि इनके जो ग्राफ बनाए थे हमने, इसकी एक लाइन बनेगी और इसकी एक लाइन बनेगी, तो वो ग्राफ इंटरसेक्ट करेगा या लाइन कोइंसिडेंट हो जाएंगी या पैरेलल। तो आपको पता है अगर एक सॉल्यूशन आ रहा है तो मतलब दोनों लाइनें क्या की होंगी, इंटरसेक्ट की होंगी किसी ना किसी एक पॉइंट पर। तो यहाँ आप क्या लिख सकते हैं कि लाइन्स विल इंटरसेक्ट। जो इन इक्वेशंस को प्रेजेंट करने वाली लाइन्स होंगी ग्राफ में, वो लाइन क्या करती हैं, इंटरसेक्ट करती हैं। अगर ये कंडीशन बनती है a1/a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1/b2। अच्छा, अब इस कंडीशन के लिए इक्वेशंस को कैसे कहा जाता है, जब इक्वेशन का सिर्फ एक सॉल्यूशन हो या इक्वेशन का जो ग्राफ है वो लाइन क्या करें, इंटरसेक्ट करें, तो ऐसी इक्वेशंस को बोला जाता है इक्वेशंस विल बी
कंसिस्टेंट क्या बोला जाता है, कंसिस्टेंट बोला जाता है। वो आपसे तीनों तरीके से पूछ सकता है क्वेश्चन। वो आपको ऐसे पेयर दे देगा और पूछ लेगा कि एक्सप्लेन करिए या बताइए कि वन सॉल्यूशन होगा, मैनी सॉल्यूशंस होंगे इनफाइनाइटली, या फिर नो सॉल्यूशन, तब भी आपको ये चेक करना है। या आपसे पूछ लेगा कि बताइए इन दोनों का जो ग्राफ आएगा वो लाइन इंटरसेक्ट करेंगी, कोइंसिडेंट होंगी या पैरेलल होंगी, तब भी आपको यही चेक करना है। ऐसा नहीं है आप ग्राफ बना के देखोगे, अगर उसने ग्राफ बनाने का नहीं बोला, सिर्फ ये पूछा कि लाइन इंटरसेक्ट करेंगी या पैरेलल होंगी या कोइंसिडेंट, तो आपको ये चेक करना है। या फिर इक्वेशंस के लिए पूछ लेगा कि इक्वेशंस कंसिस्टेंट होंगी या इनकंसिस्टेंट होंगी, तो आपको ये चेक करना है। कंसिस्टेंट होने का मतलब है कि इक्वेशन का सॉल्यूशन प्रेजेंट होना, कंसिस्टेंट होने का मतलब होता है इक्वेशन का सॉल्यूशन प्रेजेंट होना। दूसरा वर्ड एक होता है इनकंसिस्टेंट, इसका मतलब होता है इक्वेशन का सॉल्यूशन प्रेजेंट नहीं है। तो कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट वर्ड तो वो इक्वेशंस के लिए यूज करेगा, लाइंस के लिए वो इंटरसेक्ट वर्ड यूज करेगा, पैरेलल यूज करेगा और कोइंसिडेंट यूज करेगा। तो ये पहली कंडीशन बन गई। अब दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि a1/a2 और b1/b2 इक्वल आ जाए। यहाँ तो अनइक्वल आए, ऐसा भी हो सकता है कि a1/a2 इक्वल आ जाए b1/b2 के। देन आप c1/c2 भी चेक करेंगे, और इफ c1/c2 भी इक्वल आ जाता है, यानी तीनों रेशोज आपके a1/a2, b1/b2 और c1/c2 तीनों रेशोज इक्वल आ जाते हैं, देन आपके इक्वेशन के इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होंगे। पेयर ऑफ इक्वेशन क्या रखेगा, यहाँ वन, ऐसे यहाँ इनफाइनाइट सॉल्यूशन। पेयर ऑफ इक्वेशंस विल हैव इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस, पहली बात। और जब इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं तो दोनों लाइनें एक दूसरे को क्या करती हैं, कोइंसाइड करती हैं, यानी दोनों एक दूसरे के ऊपर से निकलती हैं। तो लाइंस क्या हो जाएंगी, यहां इंटरसेक्ट कर रही हैं, यहां लाइंस होंगी, लाइंस विल बी कोइंसिडेंट। और लाइंस अगर कोइंसिडेंट होंगी, लेकिन अब आती है कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी वाली बात। तो देखो कंसिस्टेंट होने का तो मतलब ये होता है कि सॉल्यूशन प्रेजेंट होना, चाहे वन हो चाहे मैनी हो। इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, बहुत सारे सॉल्यूशन होते हैं इस केस में इक्वेशंस के, लेकिन होते तो हैं सॉल्यूशन। तो यहाँ भी आप इक्वेशंस को क्या लिखते हो, कंसिस्टेंट। लेकिन एक वर्ड और यूज कर लेते हैं अपन, इक्वेशंस विल बी कंसिस्टेंट भी बोलते हैं अपन इसको, और डिपेंडेंट और हो जाती हैं, क्योंकि दोनों इक्वेशन एक दूसरे पर डिपेंड हो जाती हैं। हम देखेंगे जब एग्जांपल लेंगे क्या हो जाती हैं, डिपेंडेंट और हो जाती हैं। अगर a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 इज इक्वल्स टू c1/c2 है, तो आप इक्वेशंस के बारे में कंसिस्टेंट भी लिख सकते हैं अगर वो सिर्फ ये पूछे कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट है, और दोनों भी लिख सकते हैं कंसिस्टेंट डिपेंडेंट। तो ये सेकंड केस बनता है। तीसरा केस क्या बनता है कि a1/a2 b1/b2 के इक्वल हो जाए। भाई ये तो हो ही रहा है, क्योंकि नॉट इक्वल यहाँ ले लिया अपन ने, लेकिन हमने अब की बार यहाँ लिया था कि c1/c2 इक्वल है। ऐसा भी तो हो सकता है कि c1/c2 इक्वल ना रहे, a1/a2 और b1/b2 तो इक्वल हो जाएं, पर c1/c2 उनके इक्वल ना रहे। ये केस अगर बनता है तो तीसरी बात आ जाती है, कौन सी बात, यहाँ एक सोल्यूशन था या मैनी, अब कैसे रह जाएंगे, नो सोल्यूशन। पेयर ऑफ इक्वेशंस विल हैव नो सोल्यूशन, ऐसे लिख सकते हैं। कोई सोल्यूशन नहीं होगा इस केस में। कोई सोल्यूशन नहीं होगा तो लाइन कैसी रहती है, पैरेलल रहती है, तभी तो लाइन इंटरसेक्ट ही नहीं करेंगी, तभी तो कोई सोल्यूशन नहीं आता। तो लाइंस विल बी पैरेलल, लाइंस आपकी हो जाती हैं पैरेलल, एंड लाइंस पैरेलल हो जाती हैं। अब कंसिस्टेंट होने का क्या मतलब था, सॉल्यूशन होना। अब यहाँ सॉल्यूशन प्रेजेंट नहीं है तो इक्वेशंस कैसी बोली जाती हैं, इक्वेशंस विल बी इनकंसिस्टेंट। इक्वेशंस आपकी इनकंसिस्टेंट हो जाती हैं।
ये आपकी कंडीशन बनती है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के लिए। आप इनको नोट डाउन कर लीजिए एक बार, फिर अपन क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन 2 आपसे क्या कह रहा है, ऑन कंपेयरिंग द रेशोज a1/a2, b1/b2 एंड c1/c2 फाइंड आउट वेदर द लाइन्स रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशंस इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट पैरेलल और कोइंसिडेंट। रेशो कंपेयर करके आपको ये बताना है कि लाइन आपकी जो होंगी वो इंटरसेक्ट करेंगी, पैरेलल होंगी या कोइंसिडेंट, यानी लाइंस के बारे में बोल रहे हैं। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है, क्वेश्चन 2 का फर्स्ट क्या है, पेयर है 5x - 4y + 8 = 0 एंड 7x + 6y - 9 = 0। क्या करना है, सबसे पहले आपको a1/a2 चेक करना है। तो a1/a2 कितना है, सिंपल है 5/7, x का कोफिशिएंट a1। ऐसे ही आपको b1/b2 चेक करना है। b1/b2 कितना है, -4/6। अब माइनस वाला माइनस के साथ आएगा, प्लस वाला प्लस का रहेगा। -4/6 को आप 2 से सिंप्लीफाई कर दीजिए, आ जाएगा -2/3। c1/c2 निकालने से पहले एक बार ये देख लीजिए कि a1/a2 और b1/b2 है उसकी वैल्यू सेम है या डिफरेंट है। डिफरेंट है तो आपको c1/c2 निकालने की जरूरत नहीं होती। तो a1/a2 आया 5/7, b1/b2 आया -2/3। दोनों अलग अलग होते हैं, इक्वल नहीं है दोनों। तो क्या लिख सकते हैं आप, a1/a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1/b2। a1/a2 जो है वो b1/b2 के इक्वल नहीं है। सो लाइन्स will intersect at a point। अब जब इक्वल नहीं होता ये तो क्या होता है, वन सोल्यूशन प्रेजेंट होता है। और लाइन का भी लिखा था हमने, लाइन क्या करती है, इंटरसेक्ट करती हैं जब a1/a2 नॉट इक्वल्स टू b1/b2। यही पूछा है आपसे, सॉल्यूशन नहीं पूछ रहा आपसे, बस ये पूछ रहा लाइन इंटरसेक्ट करेंगी, पैरेलल होंगी या कोइंसिडेंट। ऐसे आप बता सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन, यहाँ a1/a2 कैलकुलेट करते हैं। a1/a2 यहाँ कितना हो गया, 9/18, 9 1 जा 9, 1/2। b1/b2 कैलकुलेट करते हैं। b1/b2 कितना हो जाएगा, 3/6, 1/2। देखिए a1/a2 और b1/b2 इक्वल आ चुका है। अब आपको c1/c2 भी निकालना है, जिससे हम दोनों बची हुई कंडीशंस को चेक कर सकते हैं। c1/c2 कितना आएगा, 12/24, दैट इज 1/2। तो यहाँ क्या कंडीशन बनती है, यहाँ जो कंडीशन बनी वो आपकी है a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2, और वो तीसरा भी किसके इक्वल है, c1/c2 के। तीनों इक्वल आ गए रेशो, तीनों की वैल्यू कितनी आई है, 1/2, 1/2 और 1/2। देखिए आप यहाँ नहीं छोड़ेंगे, कहीं आप यहाँ से देख के लिख दें नॉट इक्वल। आपको सिंप्लीफाई करना है रेशो जितना आप कर सकते हैं, देन ही हम बता सकते हैं। यहाँ 9/18 और 3/6 तो डिफरेंट लग रहे हैं, इक्वल नहीं है, लेकिन आप उनको सॉल्व करेंगे तो इक्वल आएगा। तो जब तीनों इक्वल हो जाती हैं तो लाइन कैसी होती हैं, लाइन्स विल बी कोइंसिडेंट। तीनों पैरेलल हो जाती, तीनों इक्वल हो जाती हैं वैल्यूज, तो मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस होते हैं, उस केस में लाइन कैसी रहती है, कोइंसिडेंट रहती हैं। अभी अभी आपने नोट किया है, जाके आप चेक कर सकते हैं। इस तरह आप ये चेक करेंगे। थर्ड वाला भी देख लेते हैं। यहाँ a1/a2 निकालते हैं। a1/a2 कितना आएगा, 6/2, 6/2 यानी 3/1। b1/b2 चेक करते हैं। b1/b2 देखिए -3/, y के कोई कोफिशिएंट नहीं है तो 1 लेते हैं अपन, पीछे कुछ नहीं लिखा होता तो 1, तो -1 आएगा। ये माइनस से माइनस कैंसिल, ये भी बच जाएगा 3/1। अगेन आपका a1/a2 और b1/b2 तो इक्वल आ गया, दोनों 3/1, 3/1 आए। तो हम नेक्स्ट चेक करेंगे आपका c1/c2। c1/c2 कितना है, देखिए 10/9, 10/9। 10/9 कोई सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, ना ये 3/1 में ब्रेक हो सकता है। तो क्या कंडीशन निकल के आएगी, a1/a2 तो इक्वल है b1/b2 के, बट नॉट इक्वल टू c1/c2।
थर्ड वाली कंडीशन बन गई अपनी कि a1/a2 और b1/b2 इक्वल थे, लेकिन c1/c2 इक्वल नहीं है। तो ऐसे केस में कोई सोल्यूशन नहीं होता, कोई सोल्यूशन नहीं होता। तो लाइंस कैसी होती हैं? लाइंस विल बी पैरेलल। लाइंस आपकी क्या हो जाती हैं? पैरेलल हो जाती हैं। तो इस तरह ये क्वेश्चन सॉल्व होते हैं लाइंस के लिए। नोट कीजिए इसको। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है। ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज a1/a2, b1/b2 एंड c1/c2, फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। अब की बार इक्वेशंस के लिए पूछ रहा है बजाय लाइंस के, और ये बताना है कि सिर्फ कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। तो अगर सॉल्यूशंस होते हैं, चाहे 1 हो चाहे इनफाइनाइट हो, तो इक्वेशन की पेयर कैसा होता है? कंसिस्टेंट। और सॉल्यूशन नहीं होता तो वो कैसा होता है? इनकंसिस्टेंट। तो आइए चेक करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 3x + 2y = 5, 2x - 3y = 7। तो यहाँ पहले आपको इस फॉर्म में लाना ज़रूरी है, यानी C1 C2 भी इधर आएंगे इक्वल के। तो आप इक्वल 5 को यहाँ लाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा और इक्वल में 0 चला जाएगा। ऐसे ही आप 7 को यहाँ लाएंगे तो -7 हो जाएगा और इक्वल्स 0। ये आपको करना है, नहीं तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ ये माइनस के हो गए, वहाँ वो प्लस के थे, तो वैल्यू चेंज हो जाती है। अब आप अपने वही a1/a2 निकालेंगे। सबसे पहले a1/a2, ये कितना आएगा? 3/2। a1 इज 3 और a2 इज 2। देन आप b1/b2 निकालेंगे। b1/b2 कितना आ जाएगा? 2/b2 कितना है? -3। ये देखेंगे क्या दोनों इक्वल हैं या नहीं है। तो आप देख रहे हैं a1/a2 सीधे नहीं, नॉट इक्वल आ गया किसके? 2/-3 के। a1/a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1/b2, क्योंकि ये दोनों सिंपलेस्ट फॉर्म में अपनी। और 3/2 इज नॉट इक्वल्स टू 2/, और फिर ये माइनस का है और ये प्लस का है, तो ये वैसे ही इक्वल नहीं है। तो अगर नॉट इक्वल है तो मतलब वन सॉल्यूशन प्रेजेंट होता है, लाइन इंटरसेक्ट करती है, सॉल्यूशन प्रेजेंट है। सो इक्वेशंस कैसी हो जाएंगी? इक्वेशंस विल बी कंसिस्टेंट। सॉल्यूशन प्रेजेंट होने का ही मतलब है कंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट की केवल एक कंडीशन होती है, जब a1/a2 इक्वल हो b1/b2 के और नॉट इक्वल हो c1/c2 के। सिर्फ ये कंडीशन में इनकंसिस्टेंट होता है, बाकी दोनों कंडीशन में वो इक्वेशंस कंसिस्टेंट ही रहती हैं। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ भी आपको पहले इक्वल के लेफ्ट साइड में लाना है कांस्टेंट को, तो ये -8 हो जाएगा इक्वल 0, ये -9 हो जाएगा इक्वल्स 0। अब a1/a2 कैलकुलेट करेंगे आप। a1/a2, a1 2, a2 4, 2/4, 1/2। b1/b2 कैलकुलेट करेंगे। b1/b2, -3 इज b1, -6 इज b2, -2 cancel, 3/6 is also 1/2। We can see here that a1/a2 is equals to b1/b2। a1/a2 और b1/b2 क्या आ गए हैं? इक्वल। देन व्हाट वी विल डू? वी विल कैलकुलेट c1/c2। c1/c2 देखो भाई क्या आएगा? c1 is -8, c2 is -9, -2 cancel, that is 8/9। So what we can see here कि a1/a2 तो इक्वल है b1/b2 के, बट नॉट इक्वल हो गया किसके? c1/c2 के। और ये कंडीशन किसके लिए होती है? इनकंसिस्टेंट के लिए। तो इक्वेशंस आपकी कैसी हो जाएंगी? इनकंसिस्टेंट हो जाएंगी। यहाँ समझ आ रहा है ना भाई? इजी चीजें हैं, इसलिए ज़्यादा जोर नहीं दे रहे हैं अपन। सिर्फ आपको यहाँ ऐसे जमा के ये ऑटोमेटिक वैल्यू निकालनी है। ये सॉल्व करने में गलती मत करना, बस अपने आप पता लग जाएगा कि कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट। थर्ड देखिए, थर्ड और डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है। डिफरेंट टाइप क्या है कि बस यहाँ एक इक्वेशन में जो कोफिशिएंट है वो ऑलरेडी फ्रैक्शन वैल्यू में दे दिए हैं, कोई बात नहीं, ये भी सॉल्व हो जाएगा। तो थर्ड इक्वेशन में दे रहा है 3/2x + 5/3y = 7 एंड 9x - 10y = 14। तो पहले तो आपको वही काम 7 इक्वल के इधर ले लेना है और यहाँ 14 इक्वल के इधर ले लेना है। अब इसको करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका तो यहीं से यही सेम तरीका। पहले क्या निकालो? a1/a2।
देखो a1 अपॉन a2 जब आप निकालोगे तो a1 यहाँ पूरा 3/2 है, 3/2, और इसके भी अपॉन में क्या आ जाएगा a2 यानी 9, ये a1 अपॉन a2 बन जाएगा पूरा। इसको भी सॉल्व करना आपको आता होगा, ये 9 का 2 में मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये बन जाएगा 3/18, 3/18 सॉल्व हो जाएगा 1/6, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18। अब आप b1 अपॉन b2 निकालोगे, ऐसे सेम ऊपर है 5/3, b1 की जगह पूरे की जगह 5/3 है, लिख दिया ऊपर न्यूमरेटर में। डिनोमिनेटर में b2 आएगा, b2 यहाँ -10 है। अब इसको -10 इंटू 3 कर देंगे तो ये 5/-30 हो जाएगा, और 5/-30 5 1 जा 5 और 30 6 टाइम्स, और माइनस का माइनस रहेगा। तो a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 कैलकुलेट करें तो ये 1/6 आया, ये -1/6 आया। फ्रैक्शन वैल्यू सेम है लेकिन साइन चेंज है, दैट इज ए पॉजिटिव और ये नेगेटिव हो गया, तो दोनों अनइक्वल हो गए, दोनों इक्वल नहीं है। a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2। अब इक्वल नहीं है तो सॉल्यूशन प्रेजेंट होता है, सॉल्यूशन प्रेजेंट होता है तो इक्वेशंस कैसी होंगी, इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। इक्वेशन क्या होंगी आपकी, कंसिस्टेंट होंगी। एक तरीका तो इसको करने का ये हो जाता है। दूसरे तरीके में हम क्या करेंगे, इन फ्रैक्शन वैल्यू को हम नॉर्मल सिंगल वैल्यू में कन्वर्ट करते हैं, तब भी यही आंसर आएगा। तो एक आप ये इसको समझ लीजिए। दूसरा तरीका क्या है, देखिए दूसरा मेथड है, आप जो इक्वेशन आपको फ्रैक्शन वैल्यू में कोफिशिएंट्स गिवन है इनको हटा दीजिए। जैसे एक इक्वेशन ये रही, मैं इसको यहाँ दोबारा लिखता हूँ, 3/2x प्लस 5/3y माइनस 7 इज इक्वल्स टू 0। आप या तो आपको आता हो कि आप यहाँ जो डिनोमिनेटर में वैल्यूज़ हैं इनका एलसीएम चेक कीजिए और उसका पूरी इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो इनका एलसीएम हो जाएगा 2 और 3 का एलसीएम होता है 6, तो हम 6 का पूरी इक्वेशन में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। यहीं लिख देता हूँ मैं, किसी भी पूरी इक्वेशन में आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं और डिवाइड, बशर्ते वो दोनों तरफ करना होगा, एलएचएस में भी और आरएचएस में भी, इक्वेशन पर फर्क नहीं पड़ता। ऐसा नहीं कर सकते आप बस एलएचएस में कर दो आरएचएस में नहीं करो, वो रॉन्ग हो जाएगा, या सिर्फ आरएचएस में कर दो एलएचएस में नहीं करो। करोगे तो दोनों जगह करोगे, चाहे डिवाइड करो चाहे मल्टीप्लाई। 6 से क्यों करा, 2 और 3 का एलसीएम है, क्यों करेंगे, देखो 2 से 6 कैंसिल हो जाएगा जब 6 का अंदर मल्टीप्लाई जाएगा, 2 3 जा, तो ये बनेगा 6 इंटू 3/2x प्लस इधर मल्टीप्लाई होगा 6 इंटू 5/3y माइनस 6 इंटू 7 इज इक्वल्स टू 6 इंटू 0। ऐसे ये पूरे में इक्वेशन में मल्टीप्लाई हो जाएगा। आगे सॉल्व करते हैं, 2 3 जा 6 और 3 3 जा 9x, पहली टर्म बन गई 9x, हट गया ना फ्रैक्शन वैल्यू। 3 2 जा 6, 2 5 जा 10y माइनस 6 7 जा 42 और इक्वल टू 6 इंटू 0 0। तो ये जो आपकी इक्वेशन थी ये वाली, ये आपकी चेंज हो चुकी है इस इक्वेशन में, 9x प्लस 10y माइनस 42 इज इक्वल्स टू 0। इस तरह आप इसको चेंज करते हैं 6 से मल्टीप्लाई करके। मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ, 9x प्लस 10y माइनस 42 इज इक्वल्स टू 0। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन चेंज हो चुकी है। अब आपको वापस इन दोनों इक्वेशंस में, अब ये फर्स्ट वाली है, चलो इसको ऊपर ही लिख लेते हैं, 9x प्लस 10y माइनस 42 इज इक्वल्स टू 0, और नीचे वाली क्या थी, 9x माइनस 10y माइनस 14 इज इक्वल्स टू 0। कुछ नहीं करा मैंने, ऊपर फर्स्ट की फर्स्ट ही रहने दी। ये मैंने आपको बताया है कि कैसे हम फ्रैक्शन वैल्यू को हटा देते हैं कोफिशिएंट्स में और नॉर्मल वैल्यू ले आते हैं। अब तो आपका इजी हो ही जाएगा। अब a1 अपॉन a2 कैलकुलेट कीजिए। ये पहली इक्वेशन ही है, इसके लिए 9 है, अपॉन यहाँ भी 9 है a2, 9 अपॉन 9 1। b1 अपॉन b2 कैलकुलेट कीजिए, तो b1 इज 10 एंड b2 इज -10, 10 अपॉन -10 इज -1। a1 अपॉन a2 1 आया, b1 अपॉन b2 -1 आया,
तो आप क्या देखेंगे कि A1/A2 इज नॉट इक्वल्स टू B1/B2, क्योंकि 1 और -1 इक्वल नहीं होते। तो यहाँ इक्वेशंस क्या हो जाएंगी, इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। नॉट इक्वल होने पर कैसी होती हैं, कंसिस्टेंट होती हैं, वन सॉल्यूशन प्रेजेंट होता है। तो दूसरा तरीका इसको करने का ये है। तो ये 3 क्वेश्चन मैंने आपको इस क्वेश्चन में से करा दिए। रिमेनिंग आपके 4th एंड 5th क्वेश्चन है, एक इस तरह का है नॉर्मल और एक इस फ्रैक्शन वाली तरह का है। ये दोनों आपको लिए छोड़ रहा हूँ मैं, आप खुद करना इनको। तो आज हमने ये रेशियो ऑफ कोफिशिएंट्स मेथड चेक करना सीख लिया है। आज की क्लास में इतना ही करते हैं, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में इसको कंप्लीट कर देंगे एक्सरसाइज 3.2 को। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।